आज के पेडागोजी रिवीजन क्लास में हम आप लोगों के साथ अति महत्वपूर्ण टॉपिक आकलन एवं मूल्यांकन इस पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यह, क्योंकि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का जो 30 प्रश्न होगा आपके पेपर में, उसमें 2 या 3 प्रश्न तो यहाँ से रहेंगे ही। अदर सब्जेक्ट का भी जो पेडागोजी होगा उसमें भी आपको उस विषय के आकलन मूल्यांकन से प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो आपके 150 अंकों का जो पेपर है, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उसमें आकलन मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट पर आधारित कम से कम 7 और अधिक से अधिक 10 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको बेहतर तरीके से समझ लेना ज़रूरी है। हालांकि एक बार पहले आप लोगों को हमने पढ़ाया है, फिर रिवीजन भी करवाया था। आज ये तीसरी बार आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। देखिए, आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, ये जो दोनों शब्द है ना, दोनों में अंतर है। आकलन अलग चीज है, मूल्यांकन अलग चीज है, लेकिन सामान्य व्यवहार में आपको आकलन मूल्यांकन में अंतर नहीं करना है। इन दोनों को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द समझकर कार्य करना है। मेरे बात को ध्यान से समझिए। आकलन मूल्यांकन में वैसे बेसिक अंतर क्या है? तो आकलन जो होता है ना, वो आपको शिक्षण के दौरान होता है। आकलन शिक्षण के दौरान होता है, जब टीचिंग वर्क चल रहा हो उसी समय में बच्चों का आकलन भी किया जाता है कि बच्चे चीज़ों को सीख पा रहे हैं या नहीं। और मूल्यांकन जो है हमेशा होता है, शिक्षण के दौरान भी होता है और शिक्षण के बाद भी होता है। आकलन में आपको बच्चों को फीडबैक दिया जाता है, प्रतिपुष्टि कहते हैं इसको हिंदी में। आकलन में बच्चों को फीडबैक या प्रतिपुष्टि दिया जाता है और मूल्यांकन में बच्चों को कोई भी मूल्य प्रदान किया जाता है। वह मूल्य जो है अंक के रूप में भी हो सकता है या ग्रेड के रूप में भी हो सकता है। ये आपको आकलन मूल्यांकन का बेसिक अंतर है कि आपको जब टीचिंग का वर्क चल रहा हो, शिक्षण अधिगम का काम चल रहा हो, तो उस समय बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं इसको जानने के लिए आकलन होता है। और मूल्यांकन जो है वह शिक्षण के दौरान भी होता है, शिक्षण के बाद भी होता है। यानी आपको आकलन जो है मूल्यांकन में शामिल है। आकलन एक छोटी अवधारणा है, मूल्यांकन एक बड़ी अवधारणा है। आकलन में बच्चों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में बच्चे को कोई न कोई मूल्य प्रदान किया जाता है। वो मूल्य अंक के रूप में भी हो सकता है और ग्रेड के रूप में भी हो सकता है। ये आपको आकलन मूल्यांकन का बेसिक अंतर है। लेकिन
आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि एग्जाम में आपको आकलन मूल्यांकन में फर्क नहीं करना है। सीटेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय यदि ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आकलन मूल्यांकन में अंतर पूछा जा रहा हो, तब तो इस बात को हम दिमाग में रखेंगे। यदि अंतर नहीं पूछा जा रहा हो तो आकलन मूल्यांकन को एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द समझेंगे। जैसे कहीं पर आपको रचनात्मक आकलन दिया हो और कहीं पर रचनात्मक मूल्यांकन दिया हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रचनात्मक आकलन और रचनात्मक मूल्यांकन है तो दोनों में कोई अंतर आपको नहीं करनी है। यानी आकलन मूल्यांकन में अंतर है, लेकिन उस अंतर को नजरअंदाज करना है, दोनों को पर्यायवाची शब्द के रूप में इस्तेमाल करना है। दिमाग में आ रहा है आप लोगों को? बताइए। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि आकलन मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य नहीं है। आकलन मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है और क्या नहीं है। देखिए, आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य है और नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं। क्या सब उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों को केवल अंक या ग्रेड प्रदान कर बच्चों को तेज कमजोर में बांटना, बच्चा का वर्गीकरण करना, श्रेणीकरण करना कि ये प्रथम श्रेणी का बच्चा है, ये दूसरी श्रेणी का है, या एक बच्चे की दूसरे बच्चे से तुलना करना, ये सब आपको आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। हालांकि व्यवहार में हम यही सब करते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन है टीचिंग का, उसमें आकलन मूल्यांकन का मतलब यही होता है कि परीक्षा लो, नंबर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड करो, एक बच्चे के प्रोग्रेस की दूसरे बच्चे से तुलना करो। लेकिन वर्तमान का जो शिक्षा शास्त्र है वह कहता है कि वो सब आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो वर्तमान में आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है बच्चों के सीखने की त्रुटि का पहचान और निदान। ठीक है। बच्चा सीखने में कहां पर त्रुटि कर रहा है, कहां पर गलतियां कर रहा है, उनका पहचान करना और फिर उसका कैसे निदान हो सकता है वो निदान करना। ये आपको वर्तमान समय में आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य है। अंक या ग्रेड प्रदान करना, तेज कमजोर में बांटना, श्रेणीकरण करना, लेबलिंग करना, क्या करना? लेबलिंग करना, तुलना करना, ये सब आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आकलन मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार हैं। आकलन मूल्यांकन के
प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है रचनात्मक या संरचनात्मक या निर्माणात्मक। शब्द बदल सकता है, रचनात्मक या संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन मूल्यांकन। ठीक है, तो रचनात्मक या संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन मूल्यांकन क्या है? तो वह आकलन मूल्यांकन जो कि सीखने के दौरान होता है। सीखने के दौरान जो आकलन मूल्यांकन होता है, ठीक है, जिससे कि अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित किया जा सके और यह देखा जा सके कि बच्चे यदि नहीं सीख रहे हैं तो हमें अपने शिक्षण प्रविधि में क्या परिवर्तन करना है जिससे सभी बच्चे सीख जाए। तो वो आपको संरचनात्मक या रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो ये जो आपको आकलन मूल्यांकन होता है संरचनात्मक या रचनात्मक या निर्माणात्मक, ये आपको सीखने के दौरान होता है, जब टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है उस समय होता है। और दूसरा है आपको योगात्मक या संकलनात्मक, योगात्मक या संकलनात्मक रचनात्मक सॉरी योगात्मक या संकलनात्मक आकलन मूल्यांकन। ये जो होता है योगात्मक वाला, ये होता है सीखने की प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है, सीखने की प्रक्रिया खत्म होने के बाद, ठीक है, यानी बच्चे का जो हम मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक आदि मूल्यांकन करते हैं, वह योगात्मक होता है। और प्रतिदिन शिक्षण अधिगम के क्रम में बच्चों का जो हम मूल्यांकन करते हैं उसको रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। यहां पर यह ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? तो जिसको रचनात्मक या संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन मूल्यांकन कहा जाता है, जो सीखने के दौरान होती है, उसी को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। उसी को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है या अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है। जिसको रचनात्मक, संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन कहा जाता है, उसी को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। तो रचनात्मक आकलन पूछे या निर्माणात्मक या सीखने के लिए आकलन पूछे, ये तीनों कब होता है? सीखने के दौरान होता है। और जिसको योगात्मक, ठीक है, या संकलनात्मक आकलन मूल्यांकन कहा जाता है, उसी को सीखने का आकलन भी कहा जाता है। सीखने का आकलन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, आप बच्चों को मान लेते हैं कोई कविता पढ़ा रहे हैं, जैसे झांसी की रानी कविता पढ़ा रहे हैं,
उस पढ़ाने के क्रम में आप बच्चों से प्रश्न करते हैं, ठीक है, और बच्चों का अवलोकन करते हैं। ऐसा करके आप बच्चों का आकलन करते हैं कि बच्चा आपकी बातों को समझ रहा है या नहीं समझ रहा, वह सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा। तो ये कौन सा आकलन है? ये आपको रचनात्मक आकलन है या निर्माणात्मक आकलन है, और इसी को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। अब मान लेते हैं वो पाठ खत्म हो गया, और भी जो उस इकाई के पाठ थे वह खत्म हो गया, और उसके बाद बच्चों का हम उस पूरे यूनिट का क्या करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं। तो ये तो सीखने की प्रक्रिया के खत्म होने के बाद का आकलन है ना। तो ये कौन सा आकलन कहलाएगा? योगात्मक आकलन कहलाएगा या सीखने का आकलन कहलाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसी तरह मान लेते हैं कोई बावर्ची या रसोइया खाना पका रहा है। खाना पकाने के क्रम में वह सब्जी को थोड़ा सा टेस्ट करके देखता है कि उसमें नमक सही है या नहीं, ज़्यादा तीखा सही हुआ कि नहीं हुआ है, नहीं सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसा करके जो वो चेक कर रहा है वो क्या है? सीखने के लिए आकलन है, रचनात्मक आकलन है। और खाना पक करके आपको तैयार हो गया, और तैयार होने के बाद वह जो खाने वाला है उसको परोस देता है, और उनसे फिर पूछता है कि, यानी वो जो खा रहा है वो आपको अपना एक खाने का मूल्यांकन करता है कि खाना कितना बेहतर बना है। तो ये कौन सा आकलन हो गया आपको? योगात्मक आकलन हो गया। समझ रहे आप लोग? जो आपको लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है उसको रचनात्मक या सीखने के लिए आकलन कहते हैं। जो लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद होती है उसको योगात्मक या संकलनात्मक या सीखने का आकलन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं। 4 गो हो गया है। 5वां स्व आकलन। स्व आकलन या सीखने के रूप में आकलन। स्व आकलन या सीखने के रूप में आकलन। अब देखिए, स्व आकलन या सीखने के रूप में आकलन क्या है? तो जब बच्चा अपना आकलन खुद करता है, जब बच्चा अपना आकलन खुद करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्व आकलन कहते हैं या सीखने के रूप में आकलन कहते हैं। और जनरली आपको 5 क्लास के बाद बच्चा जो है इस चीज में सक्षम हो पाता है कि वह स्व आकलन कर पाए। जैसे आप भी अपना स्व आकलन करते होंगे, तब न बताते हैं कि सर मेरा गणित बहुत कमजोर है, सर शोषण में हमको बहुत परेशानी हो रही है। ये आप कैसे कह रहे हैं? ये आप खुद का आकलन करते हुए कह रहे हैं। तो जब बच्चा अपना आकलन खुद करने में सक्षम हो और वह अपना आकलन करे तो उसको स्व आकलन कहते हैं या सीखने के रूप में आकलन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। 6ठा निदानात्मक निदानात्मक आकलन।
निदानात्मक आकलन। ठीक है, समस्या का कारण पता लगाने के लिए किया गया आकलन। समस्या का कारण पता लगाने के लिए किया गया जो आकलन है उसको हम निदानात्मक आकलन कहते हैं या निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे आप किसी बच्चे को गुना बनाने के लिए दिए, बच्चा सारा गुना जो है गलत बना करके आपको देता है। ठीक है, तो अब आप यह बात सोचते हैं कि आखिर वो बच्चा सारे गुना जो है गलत क्यों बना रहा है। अब उसका आपको कारण खोजना है। तो आप यह देखिएगा कि बच्चा को गुना की का जो कॉन्सेप्ट है वो पता है या नहीं, बच्चा को जोड़ आता है या नहीं, बच्चा को पहाड़ा याद है या नहीं। इस तरह से आप उस समस्या का कारण पता लगाने के लिए उससे आप पहाड़ा पूछिएगा या जोड़ पूछिएगा या गुना का कॉन्सेप्ट पूछिएगा। और जब आपको पता चल जाएगा कि ये चीज बच्चा को नहीं आ रहा है, ये कारण है जिसके कारण वह गुना नहीं बना पा रहा है, तो फिर आप उस कारण का निदान कीजिएगा ना। तो जो समस्या है उसका क्या कारण है, उस कारण का पता लगाने के लिए जो आकलन या मूल्यांकन किया जाता है उसको निदानात्मक आकलन या मूल्यांकन कहते हैं। और फिर उस कारण को दूर करने के लिए जो शिक्षण होता है उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है, रिमेडियल टीचिंग कहा जाता है। आगे जो है हम लोग देखते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए आज का जो युग है वह कंटिन्यूअस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन का आज का युग है ना। आज जो है टीचर को यह कहा जाता है कि आप बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन कीजिए। इसका मतलब क्या है? देखिए सतत का मतलब होता है लगातार और व्यापक का मतलब होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में विकास का मूल्यांकन। दोनों क्षेत्रों में विकास का मूल्यांकन। ठीक है, ही क्या है आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन है। सतत का मतलब क्या है? लगातार। पहले जो है जो परंपरा थी पुराने जमाने में, तो उस समय बच्चों का सतत मूल्यांकन नहीं होता था। यानी 1 महीना पर, 6 महीना पर, 12 महीने पर बच्चों का एग्जाम लिया जाता था, वो सतत नहीं होता था। जबकि अब कहा जा रहा है कि नहीं, आप प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास में बच्चों का मूल्यांकन कीजिए। तो अब जो है मूल्यांकन लगातार करने की बात की जाती है, यही है सतत का मतलब। पहले जो है आपको केवल बच्चों को क्वेश्चन दिए, बच्चा क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाया, उसको मार्क दे करके बच्चों का मूल्यांकन कर लिए। यानी पहले बच्चों के केवल शैक्षिक प्रगति का या संज्ञानात्मक विकास का मूल्यांकन किया जाता था। लेकिन अब जो है आपको केवल शैक्षिक प्रगति का ही नहीं बल्कि
जो सह शैक्षिक गतिविधियां हैं, जैसे खेल, साफ सफाई, चेतना सत्र में सक्रियता, न मतलब विकास के जो और भी क्षेत्र हैं उनका भी अब आपको स्कूल में क्या करना है, मूल्यांकन करना है। यानी मूल्यांकन का जो दायरा है वह अब व्यापक हो गया है। अब केवल आपको बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का ही मूल्यांकन नहीं करना है, केवल एजुकेशनल प्रोग्रेस का मूल्यांकन नहीं करना है, आपको को एजुकेशनल एरिया को भी देखना है। तो वो हो गया व्यापक का अर्थ। तो आज का युग है सतत और व्यापक मूल्यांकन का, अर्थात आज के युग में आपको बच्चों का लगातार मूल्यांकन करना है। यानी शिक्षा सीखने के दौरान भी करना है, सीखने के बाद भी करना है। साथ ही साथ बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास का मूल्यांकन नहीं करना है, बल्कि जो सह संज्ञानात्मक क्षेत्र हैं उनका भी क्या करना है, मूल्यांकन करना है। यही है आपको सतत और व्यापक मूल्यांकन। आगे हम लोग जो है लास्ट में दो चीज और देख लेते हैं। एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन और दूसरा बाह्य या बोर्ड मूल्यांकन। ठीक है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन क्या है? तो वह मूल्यांकन SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट, वह मूल्यांकन जो विद्यालय स्तर पर होता है। यानी यदि कोई विद्यालय अपने छात्रों का खुद से मूल्यांकन करता है, यानी वही टीचर अपने छात्रों का मूल्यांकन करता है जो टीचर उन छात्रों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसको विद्यालय आधारित मूल्यांकन कहते हैं। जबकि जब कोई बोर्ड या संस्था आपको मूल्यांकन करती है तो उसको बोर्ड आधारित मूल्यांकन कहते हैं। जैसे क्लास 9th तक आपका केवल विद्यालय आधारित मूल्यांकन हुआ होगा, लेकिन क्लास 10th में आपने बोर्ड एग्जाम भी दिया होगा, इंटरनल भी हुआ होगा, एक्सटर्नल भी हुआ होगा, आंतरिक मूल्यांकन भी हुआ होगा, बाह्य मूल्यांकन भी 10th के बाद हमेशा। तो वह हो गया बाह्य मूल्यांकन। देखिए, प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि प्रारंभिक कक्षाओं में मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वह होता है बच्चों के कमी को पता लगा करके उसको फिर दूर करना। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के द्वारा ये अच्छी तरह से हो पाता है। इसीलिए प्राइमरी सेक्शन में विद्यालय आधारित मूल्यांकन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। देखिए, आकलन मूल्यांकन एक बड़ा टॉपिक है। अभी 30 मिनट का जो हम लेक्चर दिए हैं इसमें आप लोगों को आकलन मूल्यांकन में जो मौलिक अंतर है वो बताए, फिर आपको बोले कि आकलन मूल्यांकन दोनों को पर्यायवाची समझ के आपको प्रश्नों को हल करना है। फिर हमने आप लोगों को आकलन मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है और क्या उद्देश्य नहीं है इनके बारे में बताया। उसके बाद आकलन मूल्यांकन का जो प्रकार सब है, जिसमें सबसे पहले रचनात्मक या निर्माणात्मक या सीखने के लिए आकलन बताया। उसके बाद आपको योगात्मक या संकलनात्मक या सीखने का आकलन बताया। उसके बाद स्व आकलन या सीखने के रूप में आकलन बताया। उसके बाद आप लोगों को हमने निदानात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में बताया, विद्यालय आधारित मूल्यांकन और बोर्ड आधारित मूल्यांकन के बारे में बताया। यानी मूल्यांकन के जो अलग अलग प्रकार है इसके बारे में बताया। ठीक है। अब
जो आगे फिर हम कल लेंगे सीडीपी का क्लास, उसमें मूल्यांकन का शेष जो आधा हिस्सा है उनको कंप्लीट बता देंगे, जिससे कि आप लोगों के दिमाग में ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आ जाए, जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो और जो 8-10 प्रश्न पूरे पेपर में मूल्यांकन आकलन से रहेंगे उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लोग हल कर पाए। अब जो है कुछ देर बाद, वैसे तो 6 बजे लिखे हैं, बिल्कुल रहेगा नंदनी, हर एक सीट में रहेगा। तो 6 बजे लिखे हैं, लेकिन 6:10 से मैथ लेंगे, मैथ का पेडागोजी, और वो फिर जब खत्म हो जाएगी तो उनके बाद सामाजिक विज्ञान की क्लास होगी। ठीक है, पूछ तो सकते हैं नंदनी, लेकिन अभी अब हम इसको अंत करेंगे, नहीं होगा अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। 6:10 से आपको मैथ होगी।